नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि नेत्रा यहाँ पर गुलेरिया हाउस में आ रही थी, लेकिन नेत्रा जैसे ही अब यहाँ से वापस की तरफ जा रही थी तभी अब वहाँ पर उन्हें पिंकी के चीखने की आवाज आती है। पिंकी जो कि कह रही थी, पापा देखो ना, ऊपर कमरे से आवाजें आ रही हैं। अब पिंकी की इस बात को सुनकर नेत्रा वहीं रुक जाती है और वो अब आकाश से कहती है कि हमें एक बार ऊपर चल कर देखना चाहिए, आखिर कैसी आवाजें आ रही हैं। आकाश अब नेत्रा को टालने की कोशिश करता है कि नहीं, ये यश और पिंकी की कोई शैतानी होगी, क्योंकि ऊपर से कोई भी आवाज नहीं आ रही है। लेकिन अब यहाँ पर नेत्रा आकाश को फोर्स करते और वो सभी अभी ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। आगे आगे नेत्रा थी और पीछे पीछे गुलेरिया परिवार के बाकी सदस्य। अब तक वहाँ पर वो सभी टॉप फ्लोर पर आ जाते हैं तो वही नेत्रा अब अपने कदमों को देवराज गुलेरिया के रूम की तरफ बढ़ा देती है। अब तक एक एक करके सभी उस फ्लोर पर आ जाते हैं। यहाँ का सब नेत्रा से कहता है, मेरा यकीन कीजिए, ये बच्चों की कोई शरारत ही है। आकाश की इस बात पर अब नेत्रा कहती है, इट्स ओके मिस्टर गुलेरिया, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो देख ही लेते हैं कि यहाँ पर कुछ है भी या नहीं। देखने में क्या जाता है, क्योंकि अगर बच्ची को ये भ्रम हुआ है तो हमें उसका भ्रम तो तोड़ना ही होगा ना, नहीं तो उसे हमेशा ही ये लगता रहेगा कि यहाँ पर कोई है। इसलिए अब एक बार देख ही लेते हैं। जैसे ही अब नेत्रा यहाँ पर मिस्टर देवराज गुलेरिया के रूम के सामने आती है तो वो वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर दरवाजे पर तो एक लॉक लगा हुआ है। यहाँ पर अब उस लॉक को देखकर अब आकाश कहता है, सी आई टोल्ड यू ना, ये बच्चों की शरारत ही है, क्योंकि आप खुद अपनी आंखों से ही देखो कि यहाँ पर तो लॉक लगा हुआ है, और जब बाहर से लॉक लगा हुआ है तो अंदर तो किसी के होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो बताओ फिर अंदर से आवाजें कैसे आएंगी। आकाश गुलेरिया की ये बातें सुनते ही अब नेत्रा कहती है, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो देख लेते हैं, मेरा तो यही मानना है। अब नेत्रा की इस बात पर आकाश गुलेरिया फिर से कहते हैं, यहाँ की देख रेख तो खुद शारदा आंटी ही करती है, इसलिए अब शारदा को ही बुलाना होगा। अब आकाश की इस बात पर नेत्रा कहती है, हाँ तो फिर बुलाइए ना उसे, कहाँ है वो, बुलाइए उन्हें। यहाँ पर अब सभी शारदा को अब जोर से आवाज लगाने लगते हैं। जैसे वो शारदा को आवाज लगाते हैं तो वो देखते हैं कि दूसरी तरफ से अब शारदा आ रही थी, क्योंकि शारदा के कानों में अब आवाज आ गई थी और अब शारदा को ना चाहते हुए भी वहां पर आना पड़ा। हालांकि शारदा को इस कमरे को किसी के भी सामने खोलना अलाउ नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर गुलेरिया परिवार के सारे ही सदस्यों को वहां पर देखकर अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब वहां पर आने के बाद अब शारदा कहती है, क्या हुआ है आकाश बाबा, आप मुझे ऐसे क्यों बुला रहे थे, कुछ हुआ है क्या। अब शारदा की इस बात पर अब आकाश कहता है, हाँ आंटी, आप प्लीज एक बार इस रूम को खोल दीजिए ना। आकाश की इस बात को सुनकर अब शारदा कहती है, लेकिन बाबा आप तो जानते ही है ना, आपको क्यों खोलना है इस रूम को। अब यहाँ पर आकाश कहता है, अब मुझे पता है कि इस रूम को खोलना अलाउ नहीं है, लेकिन वो क्या है ना, पिंकी वह बार बार वही बात कर रही है जो सालों पहले यहाँ पर आलिशा ने की थी, क्योंकि पिंकी को लग रहा है कि यहाँ पर अंदर कोई है और अंदर से किसी की आवाजें आ रही थी, और उन आवाजों को सुनकर ये बच्ची है और ये डर गई। इसलिए हम एक बार इस रूम को खोलकर देखना चाहते हैं ताकि पिंकी का ये भ्रम निकल जाए, नहीं तो जैसे बालिशा को आज तक लगता है ऐसे ही पिंकी को भी लगता रहेगा। अब आकाश की ये बात सुनते ही अब शारदा कहती है, लेकिन आकाश बाबा आपको तो पता है ना कि यहाँ पर आने की परमिशन आप में से किसी को भी नहीं है, खुद करण साहब ने ही ये फैसला लिया था।
आप तो उनके फैसले के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं ना। अब शारदा की इस बात पर अब नेत्रा आकाश से कहती है कि लगता है कि तुम बस नाम के ही हेड हो इस घर के। एक्चुअल हेड तो यहाँ पर आज भी करण गुलेरिया ही है, क्योंकि देखो ना आज वो यहाँ पर अब रह भी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके इंस्ट्रक्शन को कितना फॉलो किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो इन गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को, गुलेरिया हाउस को तुम ही अच्छी तरह से संभाल रहे हो, लेकिन तुम्हारी यहाँ की बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि जब यहाँ की सर्वेंट भी तुम्हारी बात को नहीं सुन रही है। अब तो मिस्टर आकाश गुलेरिया मुझे सोचना ही पड़ेगा कि मुझे अब आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। अब यहाँ पर बात आकाश के प्रोजेक्ट की आ गई थी, क्योंकि आकाश था तो अभी भी उसी के ही सम्मोहन में, और ऊपर से जब यहाँ पर नेत्रा कहती है कि उसे उसके प्रोजेक्ट के बारे में एक बार फिर से सोचना पड़ेगा, तो ये सुनते ही तो आकाश को अब सच में लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे बिजनेस में फिर से लॉस हो जाए। इसलिए और कहीं ना कहीं उनकी इन बातों से आकाश को भी करण गुलेरिया के इस डिसीजन पर भी थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। इसलिए वो शारदा को गुस्से से देखते हुए कहता है, अब मैं इस परिवार का हेड हूँ शारदा आंटी, और ये पोजीशन मुझे खुद करण पापा ने ही दिया है। इसलिए मैं यहाँ के क्या डिसीजन लेता हूँ वो मैं अच्छी तरह से ले सकता हूँ। अब मैं तुम्हें जो भी कहता हूँ इस दरवाजे को अभी के अभी खोल दो। अब यहाँ पर आकाश की ये बात सुनते ही अब शारदा अब सोचती है अब उसे क्या करना चाहिए। अगर मैंने अभी आकाश बाबा की बात नहीं मानी तो कहीं इस नेत्रा को मेरे ऊपर शक न हो जाए, क्योंकि ये इस नेत्रा के सम्मोहन में तो मैं खुद भी आ गई थी, और वैसे भी बड़ी मुश्किल से राजीव सर ने मुझे ठीक किया है, क्योंकि अगर राजीव सर ने मुझे उस समय ठीक नहीं किया होता तो मैं आज तक इसकी कठपुतली बनकर इसकी कमांड के ऊपर नाचती रहती। अरे अगर इस नेत्रा को सच में मुझ पर शक हो गया तो फिर ये मुझे एक बार फिर से अपने वश में कर लेगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्योंकि मैं यहाँ पर करण सर की बात को भी नहीं टाल सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे साफ साफ मना किया हुआ है, और अब मैं यहाँ पर आकाश बाबा की बात को भी नहीं टाल सकती। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? अब यहाँ पर शारदा को इस तरह से कहीं पर खोया हुआ देखकर अब यहाँ पर नेत्रा अपने कदमों को शारदा की तरफ बढ़ा देती है, और इधर दूसरी तरफ नेत्रा को अपनी तरफ इस तरह से बढ़ता हुआ देखकर, अपने पास आता हुआ देखकर तो शारदा अब अपनी नजरों को एकदम से ही झुका लेती है, और वो अब अपने मन में सोचती है कि अब मुझे कुछ और ही सोचना होगा, वरना अगर ये यहाँ पर बिल्कुल मेरे पास आ गई और अगर इसने मुझे छू लिया तो मेरे मन में क्या कुछ चल रहा है, मैं कौन से कसमकस में हूँ ये सब कुछ जान जाएगी, और फिर इसे मुझ पर शक हो जाएगा कि मैं अब इसके वश में नहीं हूँ। क्या करूँ मैं? यहाँ पर नेत्रा शारदा के पास आ जाती है, और अब वो उसके पास आकर खड़ी हो जाती है, और अब शारदा के हाथ को पकड़ कहती है, इस रूम की चाबी कहाँ है? अब ये नेत्रा के मुंह से ये सुनते ही अब यहाँ पर शारदा अपने मन में सोचती है, इस गमले के नीचे है चाबी। इस बात को समझकर अब नेत्रा पीछे झुककर उस गमले को हटा देती है जिस गमले के नीचे चाबी थी, तो वहां पर अब वो देखती है कि उसके नीचे तो सच में इस रूम की चाबी रखी हुई थी। अब नेत्रा उस चाबी को उठाकर अब उस चाबी को दरवाजे में लगाकर अब उस दरवाजे को खोल देती है। उस दरवाजे के खुलते ही नेत्रा भी यहाँ पर अपने कदमों को उस रूम में ले जाने लगती है, तो वहीं नेत्रा के पीछे पीछे भी यहाँ पर बाकी गुलेरिया परिवार के सारे सदस्य भी आ जाते हैं। तो वहीं शारदा अब बड़े ही ध्यान से दरवाजे के पास बने एक सीक्रेट बटन को अब प्रेस कर देती है, क्योंकि वहां पर दरवाजे के पीछे एक सीक्रेट बटन लगा हुआ था। उस रूम में बने सीक्रेट रूम में एक शख्स को अब यहाँ पर अंदर आने की आहट सुनाई देती है। उसे यहाँ पर कुछ एहसास होता है, तो वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इधर यहाँ पर बाहर अब वो कहता है, कौन है बाहर? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे तुम्हारे लिए ठीक
अगर तुम लोगों ने मुझे यहाँ से नहीं निकाला तो वो सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मुझे अभी के अभी वहाँ से निकालो। वहाँ वो शख्स अभी चिल्ला रहा था, लेकिन क्योंकि शारदा ने यहाँ पर एक बटन को ऑन कर दिया था तो उसकी वजह से उसके चिल्लाने की आवाज़ें अब बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रही थी, क्योंकि जिस सीक्रेट रूम में उस आदमी को बंद किया गया था वो उसकी आवाज़ें बस उसी रूम में ही गूंज रही थी। और इधर यहाँ पर नेत्रा पूरे ही रूम को अच्छी तरह से चेक कर रही थी। जब नेत्रा ने यहाँ पर पूरे ही रूम को चेक किया तो उसे भी यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आया। और उस रूम को चेक करने के बाद अब वो पीछे मुड़कर अब आकाश से कहती है, लगता है मिस्टर आकाश आप सच में आप बिल्कुल सही कह रहे थे। बच्चे शायद मजाक ही कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर तो सच में कोई भी नहीं है। मेरे ख्याल से अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अब ये कहते हुए ही नेत्रा अब उस रूम से बाहर निकल कर जाने लगती है। तो वहीं इधर आकाश गुलेरिया भी अब उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। तो वहीं शारदा अब इनके बाहर जाने के बाद एक गहरी लंबी सांस लेती है और अब वो जल्दी से उस कमरे के दरवाजे को फिर से बंद कर देती है। और वो उस चाबी उसे बंद करने के बाद उसे लॉक कर अब उस चाबी को दूसरी तरफ रखने के लिए चली जाती है। वहाँ इधर दूसरी तरफ अब तक राजलक्ष्मी भी अपने रूम में आ जाती है और अपने रूम में आने के बाद अब वो वहाँ पर उस पार्सल को अनरैप कर रही थी, जिस पार्सल को यहाँ पर भाग्यश्री ने भिजवाया था। कुछ देर के बाद जैसे ही अब राजलक्ष्मी ने उस बॉक्स को ओपन किया तो उसके अंदर एक एनवलप था और साथ के साथ उसमें एक एयर टाइट कंटेनर में वहां पर रेड कलर का कुछ केमिकल भी था। राजलक्ष्मी ने पहले तो अब उस एनवेलप को ओपन किया और उसमें से कुछ उसकी तस्वीरें निकली। जैसे ही राजलक्ष्मी ने अब इन तस्वीरों को देखा तो ये उसकी बचपन की तस्वीरें थी और वो भी उसकी माँ के साथ। उन तस्वीरों को देखकर तो अब राजलक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब वो यहाँ पर इन तस्वीरों को अपने सीने से लगा कर रोने लगती है, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर राजलक्ष्मी को अब अपना बचपन याद आ जाता है। वो ऐसा लग रहा था जैसे आज वो अपनी माँ को बहुत ही मिस कर रही थी। अब रोते हुए ही राजलक्ष्मी के मुंह से निकल जाता है, माँ मैंने आपको बहुत ही मिस किया है। इधर अब राजलक्ष्मी खुलकर रोती है और अब वो खुद को रोने के बाद अब जब उसका मन थोड़ा सा हल्का हो गया था तो अब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अब उस एनवलप को देखती है और अब उसके अंदर वहां पर जब उसने देखा तो उसमें एक लेटर भी रखा हुआ था। राजलक्ष्मी अब अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए अब उस लेटर को पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें लिखा हुआ था, कैसी हो राजलक्ष्मी, उम्मीद करती हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक होगी। ये लेटर तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। मेरी बात को ध्यान से सुनो राजलक्ष्मी, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। अपनी अभी की सोच पर अपने अंदर की बेटी को हावी करना होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तुम्हारे घर में सिर्फ तुम्हारे परिवार के सदस्य होंगे तभी ये काम करना, क्योंकि मैंने तुम्हें एक काम करने के लिए भेजा है। और ये पढ़ते हुए ही राजलक्ष्मी अब अपने रूम के दरवाजे के पास जाकर अब उसे खोल देती है तो अब उसकी नज़र एक हाउस सर्वेंट पर जाती है। उस हाउस सर्वेंट को देखकर अब राजलक्ष्मी उसे बुलाती है और कहती है, क्या नेत्रा जी यहीं पर ही है। अब राजलक्ष्मी की इस बात पर अब वो सर्वेंट कहता है, जी मैडम, नेत्रा तो यहाँ से जा चुकी है। अब उस सर्वेंट की इस बात को सुनकर अब राजलक्ष्मी फिर से कहती है, ठीक है, और बाकी के सदस्य वो कहाँ पर हैं। राजलक्ष्मी की इस बात पर अब वो सर्वेंट कहता है, वो सभी तो अभी अपने रूम में ही है मैडम, अपने रूम में। इस बात पर अब राजलक्ष्मी अपने रूम अब वो हाँ में अपना सिर हिलाती है और कहती है, ठीक है तुम जाओ। और अब उस सर्वेंट के जाने के बाद अब वो अपने रूम में आकर अब उस बॉक्स को उठाती है, जिस बॉक्स को यहाँ पर उसकी माँ ने भेजा था, क्योंकि अब तक राजलक्ष्मी अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि उसे कब क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर भाग्यश्री ने राजलक्ष्मी को साफ साफ कहा था कि उसके परिवार को अभी सबसे ज्यादा जरूरत है इसकी और उसे यहाँ पर इसे अपने परिवार के साथ खोलना होगा। इसलिए उन बातों को मानते हुए वो उस बॉक्स को उठाकर स्टेयरकेस से नीचे हॉल में आ जाती है और उस बॉक्स को यहाँ पर लाने के बाद डाइनिंग टेबल पर
रखती है और अब वो इसे वहाँ पर रखकर अब वो उस लेटर को आगे पढ़ने लगती है। अब उसमें दिए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ही अब वो किचन में जाकर पानी को बॉईल करने लगती है और इसके बाद अब वो उस बॉईल वाटर को एक बाउल में डालकर एक स्पून लेकर अब उस टेबल के पास आ जाती है। वहां पर टेबल के पास आने के बाद अब वो उस कंटेनर के ढक्कन को अब खोल देती है। तो जैसे ही वो यहाँ पर उस कंटेनर के ढक्कन को खोलती है तो उस केमिकल की महक अब धीरे धीरे ही यहाँ पर पूरे के पूरे गुलेरिया हाउस में फैलने लगती है, क्योंकि ये महक सच में बहुत ही अच्छी थी। तो वहीं अब राजलक्ष्मी अब उस केमिकल को बाउल में डालने लगती है और साथ ही साथ स्पून से अब वो इस केमिकल को मिक्स करते हुए कर रही थी और इसको साथ के साथ करते हुए वो बस अब एक टक बस उस पानी को ही देख रही थी। इस केमिकल की महक अब तक सभी के अपने अपने रूम सभी के कमरों तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही सभी को ऐसी एक सुंदर सी खुशबू आई तो वो सभी की इच्छा हुई कि वो भी कि अभी जाके देखें कि ये खुशबू ने कहाँ से आ रही है। इसलिए अब इस खुशबू के वश में होते हुए वो सभी अब अपने अपने रूम से बाहर आ जाते हैं और जैसे ही वो सभी अपने रूम के बाहर आते हैं तो वहां पर वो देखते हैं कि ये खुशबू तो शायद डाइनिंग टेबल के पास से आ रही है। इसलिए अब वो सभी डाइनिंग टेबल के पास आ गए थे। जैसे ही वो सभी यहाँ पर धीरे धीरे डाइनिंग टेबल के पास आते हैं तो वहाँ पर राजलक्ष्मी खड़ी हुई थी। अब वो राजलक्ष्मी को देख रहे थे। इधर कुछ ही देर में अब राजलक्ष्मी की आंखों से अब सहसा ही फिर से आंसू आने लगते हैं। यहाँ अब राजलक्ष्मी की आंखों में आंसू देखकर उसे रोता हुआ देखकर अब नंदिनी से रहा नहीं गया और अब नंदिनी राजलक्ष्मी से पूछती है, क्या हुआ है राजलक्ष्मी, तुम रो क्यों रही हो, कुछ हुआ है क्या? अब नंदिनी की इस बात को सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है कि हाँ, एक एक करके आप सभी बस कुछ वक्त के लिए इस बाउल के पानी को देखिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए ही राजलक्ष्मी अब अपनी जगह से उठकर अब दूसरी जगह जाने लगती है, क्योंकि राजलक्ष्मी ने जैसे ही उस पानी पर अपनी नजर लगाई थी तो वो जो हिप्नोटाइज हुई थी उसका असर अब उसके ऊपर से खत्म हो गया था। राजलक्ष्मी भी यहाँ पर नॉर्मल हो गई थी और अब राजलक्ष्मी को एहसास हो गया था कि सच में उससे कितनी बड़ी गलती हुई है। इसलिए वो यहाँ पर सारे ही गुलेरिया परिवार के सदस्यों को उस पानी को देखने के लिए कहती है ताकि वो उनके ऊपर भी यहाँ पर नेत्रा का जो सम्मोहन था वो खत्म हो जाए। तो वहीं अब किसी का मन तो नहीं कर रहा था कि वो राजलक्ष्मी की बात को सुने, क्योंकि वो अभी भी नेत्रा के वश में थे, लेकिन उसमें से खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि वो खुद भी अब नहीं जानते थे कि उनका खुद का मन कर रहा था ये काम करने का। इधर अब एक एक करके सभी अब उस प्रोसेस को पूरा करते हैं जो कि अभी राजलक्ष्मी ने किया था, क्योंकि वो भी अब बस उस पानी की ही तरफ एक नजर बनाए रखते हैं। कुछ वक्त के बाद अब सभी जैसे जैसे उस पानी पर अपना पानी का कांटेक्ट जब उनकी आंखों तक पहुंचता है तो अब वो अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। तो वहीं राजलक्ष्मी अब उस दिन के ख्याल में चली जाती है जब वो प्रीति के साथ मारवा हाउस में अनिका को चेक करने के लिए गई थी, क्योंकि रोहित की मौत के बाद अनिका की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इसलिए उसका मन कर रहा था कि वो एक बार अनिका से मिले, लेकिन इधर मारवा हाउस में राजलक्ष्मी वहां पर सिक्योरिटी गेट से कह रही थी कि आप हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि जब प्रीति और राजलक्ष्मी दोनों ही अनिका को देखने के लिए गई थी तो वहां पर मारवा हाउस के सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें मारवा हाउस के अंदर जाने से मना कर दिया था। अब राजलक्ष्मी की इस बात पर अब वो गार्ड कहता है, देखिए मैडम, माफ कीजिए, हम आपको अंदर तो नहीं जाने दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि सुहासिनी मारवा ने सीधे सीधे कहा है कि गुलेरिया परिवार के किसी को भी सदस्य को अंदर न जाने दिया जाए। उस गार्ड की बातों को सुनकर अब यहाँ पर राजलक्ष्मी तो एकदम सुन सी रह जाती है, क्योंकि वो चाहकर भी अब अनिका से मिल नहीं पा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर प्रीति हिम्मत करते हुए कहती है
ठीक है, गुलेरिया परिवार के लोगों को मना किया है ना, लेकिन हम दोनों तो लाइफ केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और ये तो डॉक्टर अमृता यानी कि अनिका दीदी की असिस्टेंट है। अब प्रीति की इस बात पर अब वो गार्ड कहता है, चाहे जो कुछ भी हो मैडम, आई एम सॉरी, प्लीज आप दोनों यहाँ से वापिस चली जाएं। अगर मारवा हाउस के मेंबर यहाँ पर आ जाएंगे और वो आपकी इंसल्ट करेंगे तो सच में मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पहले कितने अच्छे रिश्ते रह चुके हैं वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। प्लीज मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप दोनों अभी यहाँ से चली जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मारवा परिवार के किसी भी सदस्य को इस बात के बारे में पता चले। और अब वो साथ के साथ कहता है, और सबसे ज्यादा तो देविका, क्योंकि इससे पहले कि देविका मैडम यहाँ पर आ गई तो वो आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करेंगी। अरे उसके बारे में तो सभी जानते ही हैं। अब उस गार्ड की बात को सुनकर अब राजलक्ष्मी और प्रीति दोनों ही अब वापिस से फिर से अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती हैं और अब वो फिर से अपनी गाड़ी को गुलेरिया हाउस के लिए ले लेती हैं। यहाँ प्रीति अब बार बार गाड़ी में बैठने के बाद भी सनी को ही कॉल लगा रही थी, तो वहीं सनी बार बार प्रीति के फोन को डिस्कनेक्ट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर प्रीति सनी के द्वारा ही जानना चाहती थी कि अनिका की तबीयत कैसी है। लेकिन जो ये हादसा हुआ उसकी वजह से सनी को भी गुलेरिया परिवार पर इतना गुस्सा आया हुआ था कि वो प्रीति के फोन को अब उठा भी नहीं रहा था। यहाँ राजलक्ष्मी अब प्रीति से कहती है, रहने दो प्रीति, उसे थोड़ा सा वक्त दो, अगर वो फोन नहीं उठा रहा तो कोई बात नहीं, ये हम सभी के लिए ही टफ टाइम है। और एक बात सोचने की भी तो है कि हमारे परिवार की तरफ से उनके साथ जो कुछ भी हुआ है तो उसके बाद तो सनी का ये सब करना लाजमी भी है। अब ये सब बातें करते हुए ही अब तक यहाँ पर प्रीति और राजलक्ष्मी की गाड़ी गुलेरिया हाउस के अंदर इंटर कर चुकी थी। जैसे ही वो दोनों अभी अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर देखती हैं तो वो वहाँ पर कोई भी नहीं था, वहाँ पर एक गार्ड भी नहीं था। अब उन्हें ये सब बड़ा ही अजीब लग रहा था कि क्योंकि गुलेरिया परिवार के बाहर तो गेट पर हमेशा से ही सिक्योरिटी टाइट रहती थी, लेकिन आज ये पहली बार था कि वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, जिसे देखकर अब उन्हें एक पल के लिए तो शक होता है कि आखिर क्या हो गया है जो यहाँ पर गार्ड भी नहीं है। इसलिए अब यहाँ पर राजलक्ष्मी कहती है, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। अब वो जल्दी से अपनी गाड़ी को पार्क करती है। तभी वहाँ पर प्रीति की नज़र अब गार्डन में एक शख्स पर जाती है जिसका पूरा का पूरा चेहरा ढका हुआ था। उस शख्स का चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हाँ उसकी बस आंखें ही आंखें दिखाई दे रही थी। जैसे ही प्रीति अब उस औरत के पास गई तो वो यहाँ पर नेत्रा का पहला शिकार हुई थी। उसके बाद अब यहाँ पर राजलक्ष्मी, क्योंकि वो भी प्रीति के साथ ही थी, तो अब राजलक्ष्मी पर भी नेत्रा का सम्मोहन होना शुरू हो गया था, क्योंकि यहाँ पर गुलेरिया हाउस के सिक्योरिटी गार्ड को सबको यहाँ पर उन्होंने उन्हें अपने वश में कर लिया था। और इधर अब एक एक करके सभी नेत्रा के सम्मोहन में आते चले गए, क्योंकि जैसे जैसे नेत्रा भी यहाँ पर अंदर चली गई, अंदर जाती गई, जो भी उसके संपर्क में आया उन सब पर ही उसके सम्मोहन का असर होता चला गया। इधर अब अपने ख्यालों से बाहर आते हुए ही राजलक्ष्मी ने जब अपनी पूरी ही फैमिली को देखा तो उसको सभी के चेहरे पर ही एक उदासी साफ साफ दिखाई दे रही थी। सभी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी अभी अपने गिल्ट में हैं, क्योंकि अब उन सबको समझ में आ गया था कि उन लोगों से सच में कितनी बड़ी गलती हुई है। यहाँ पर आकाश गुलेरिया तो अपने सिर पर हाथ रखते हुए ही कहता है, ये क्या हो गया? अरे ये मैंने अपने ही हाथों से यह क्या कर दिया? मुझसे जब मेरी बहन को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी उसी वक्त ही मैंने अपनी बहन का साथ छोड़ दिया। अरे मेरे जैसा भाई तो भगवान किसी को भी ना दे, क्योंकि एक मेरी बहन ही थी जिसने मुझे हर संकट से बचाया है। क्योंकि जब से अनिका मेरी लाइफ में आई है तब से मेरी जिंदगी में हर एक आए हुए कष्ट को उसी ने खत्म किया है। अरे मुझे तो यहाँ पर मरा हुआ भी साबित कर दिया गया था, तो भी मेरी बहन ही मुझे उस दमयंती के किले से बचा कर लाई थी। अब आकाश यहाँ पर अपने गिल्ट में अपने माथे को पकड़ कर बैठ जाता है। अब आकाश की इस बात पर अब मयूर गुलेरिया कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो आकाश, क्योंकि
सच में मैं इसमें तुम ही नहीं, इसमें कसूरवार तो मैं भी हूँ। अरे हमारी बहन ने हमेशा से ही हमारा साथ दिया, और जब हमारी बहन को हमारा साथ चाहिए था और जिसके जिम्मेदार हम लोग खुद ही थे, क्योंकि अगर वो यहाँ पर गुलेरिया परिवार में नहीं आती तो शायद रोहित मारवा के साथ ऐसा हादसा भी नहीं होता। तो और फिर भी हम सब ने अपनी गलती मानने के अलावा हम उससे ही पीछे हट गए, जिस समय हमें अपने फर्ज को अच्छी तरह से निभाना चाहिए था। जब हमारी बारी थी उसका साथ देने की, तभी हम उसके साथ नहीं खड़े थे। अब मयूर की ये बात सुनते ही अब श्रेया जो कि अभी भी वो भी गिल्ट में थी, अब श्रेया भी अब अपने सेंस में आती और कहती है, अरे मैं तो खुद से नजरें भी नहीं मिला पा रही हूँ। मेरे जैसी दोस्त तो सच में किसी दुश्मन को भी ना दे। अरे मेरा तो उसके साथ तो दो रिश्ते थे, मैं तो खुद से कभी नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी। अरे जब मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी तो अनिका मेरे साथ खड़ी थी। अनिका की वजह से ही मैं अपनी बेटी और आकाश तक पहुंच पाई। और मैंने उसके साथ क्या किया। अरे जब आकाश हमारे साथ नहीं था, जब सबको ये लगा था कि वो मर चुका है, लेकिन तब भी अनिका की याददाश्त न होते हुए भी उसने मेरा कितना साथ दिया। अरे अनिका ने एक ननंद का, एक दोस्त का कितनी अच्छी तरह से अपना फर्ज निभाया है, शायद कोई और लड़की इतना कर भी नहीं पाती। श्रेया के यहाँ पर पश्चाताप में उसके तो अब आंसू बहने लग गए थे। अब श्रेया की इस बात पर अब नंदिनी भी कहती है, हम इस परिवार की बेटियों के दोषी हैं। पहली बार आलिशा हमारे यहाँ पर आई थी और हमने देखो आलिशा के साथ भी ठीक नहीं किया। हमने तो जब वो पहली बार गुलेरिया हाउस में गुलेरिया परिवार की बेटी बनकर आई तो हमने तो उसको सही ढंग से बात भी नहीं की। अरे उससे बात करना तो दूर, हमने उसे पानी के लिए भी नहीं पूछा। अब नंदिनी की इस बात पर अब पश्चाताप के द्वारा अब सिद्धार्थ भी कहता है, चलो नंदिनी हम अभी के अभी राजमहल चलते हैं, क्योंकि हमने अपनी बहन का तिरस्कार किया है और अपनी बहन को हम यहाँ पर लेकर आते हैं। अरे वो हमारे बारे में क्या सोच रही होगी कि जब मैं पहली बार गुलेरिया हाउस में गई तो हम लोगों ने उसका कैसा वेलकम किया। क्या सच में उसी परिवार की बेटी है वो पता नहीं क्या क्या सोच रही होगी। हाँ आकाश, तुम और श्रेया, तुम दोनों अभी के अभी लंदन चले जाओ और लंदन जाने के बाद रेखा मूर्ति से कैसे भी करके उसके घर से अनिका और तीनों ही बच्चों को यहाँ ले आओ, क्योंकि सच में हम लोगों से गलती नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा पाप हुआ है। हमारी बहन किसी पर भी बोझ नहीं हो सकती, क्योंकि हम अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हम सब से पता नहीं ये गलती हो कैसे गई, हमें तो समझ में भी नहीं आ रहा, क्योंकि रोहित के जाने के बाद अब हमें ही अपनी बहन और बच्चों को अब संभालना होगा, क्योंकि उसके जिम्मेदार भी हम खुद ही तो हैं। सिद्धांत की इस बात पर मयूर कहता है, ठीक है फिर आप सभी जाइए, यहाँ पर मैं ओमकार के साथ यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। और हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि करण अंकल को भी बेल मिल जाए, क्योंकि अब हमें करण अंकल को भी तो सलाखों के पीछे से निकालना है। इस बात को सुनकर अब आकाश कहता है कि मैं दिल्ली के बेस्ट लॉयर को हायर करूंगा। ये सुनते ही अब ओमकार भी कहता है, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या भूमिका दीदी हमारी इसमें मदद करेगी। ओमकार की इस बात पर प्रीति कहती है, पता नहीं ओमकार, मुझे तो नहीं लगता कि वो अब हमारी मदद करेगी, क्योंकि वो भी तो मारवा परिवार की बेटी है और रोहित मारवा तो उसके खुद के भाई थे, इसलिए मुझे नहीं लगता वो अब हमारी मदद कर पाएगी। देखिए आप सभी मुझे गलत मत समझिए, लेकिन इस वक्त मारवा हाउस के लोगों का हमारे प्रति ये बिहेव जस्टिफाई है, क्योंकि वो जो भी कुछ अब हमारे साथ कर रहे हैं वो गलत तो नहीं है ना। अरे उन लोगों ने अपना जवान बेटा खोया है। यहाँ गुलेरिया हाउस में सभी अब अफसोस में थे अपने बिहेवियर की वजह से, क्योंकि उनके बिहेवियर की वजह से उनके सारे रिश्ते छूट गए, उनसे उनकी दोनों ही गुलेरिया परिवार की दोनों ही बेटियों का साथ छूट गया। और जब अनिका के लिए तो उन्हें बहुत ही पश्चाताप हो रहा था, इसलिए अब यहाँ पर वो बेचारे अभी अपने माथों को पकड़ के अब यही सोचते हैं और अब वो अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करेंगे।